तो और इससे पहले आप लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन के 2 पार्ट नहीं देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए। तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं दर्पण, मिरर। देखा, वह चिकनी और चमकीली सतह, यानी वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित प्रकाश का परावर्तन करता है, उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण के रंगे भाग को रंजित कहते हैं। जैसे यह दर्पण हुआ और ई भाग जो हम दिखाए थे ऐसे ऐसे करके, ये रंगा हुआ भाग है, इसको रंजित कहते हैं। अब का दर्पण को रंजित करने के लिए सिल्वर क्लोराइड या पेंट का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक शीशा को जब एक तरफ रंग देते हैं तो वह दर्पण बन जाता है। तो रंगे हुए भाग को रंजित कहते हैं और शुद्ध रूप से रंगने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिल्वर क्लोराइड का, लेकिन सस्ता के रूप में हम पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं रंगने के रूप में। अब कहा कि दर्पण 3 प्रकार के होता है, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और कहा के गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और गोलीय दर्पण, यह दर्पण के 3 प्रकार हैं। जैसे आप देखिए, इससे पहले देखे होंगे तो यहां है कि दर्पण के 2 प्रकार हैं। अब इससे आगे जब आते हैं तो कहा गोलीय दर्पण। अब हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण के बारे में कि आखिरकार समतल दर्पण क्या होता है। तो कहा जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो, यानी जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहते। जैसे यहां दिखा रहे ए भी जो है समतल दर्पण हुआ, क्योंकि इसका परावर्तक सतह है वह समतल है, इसीलिए यह कहलाएगा समतल दर्पण। अब समतल दर्पण की विशेषता यानी प्रतिबिंब की विशेषता जानते हैं। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा आप लोग कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कि समतल दर्पण जो है यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण? समतल दर्पण। इसके आगे गुण आते हैं तो कहा वो कि समतल दर्पण समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। कि समतल दर्पण समान आकार, जितना वो वस्तु होगा उतने वो प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनाता है जितना आगे वस्तु रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह दर्पण बोर्ड हम इससे 1 मीटर आगे खड़ा है तो मेरा प्रतिबिंब 1 मीटर पीछे बनेगा। और समतल दर्पण विपरिवर्तन को दर्शाता है। नहीं, परस्पर विपरिवर्तन होगा, उल्टा को दर्शाता हुआ कि यह इसके 90 डिग्री 180 डिग्री में घूमते हैं, इसको परस्पर विपरिवर्तन कहते हैं। यानी यह समतल दर्पण की विशेषता है प्रतिबिंब की। अब आते हैं हम लोग पहले परवलयिक दर्पण के बारे में थोड़ा जान ले कि परवलयिक जो दर्पण होता है यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, इसीलिए इसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होते हैं उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब रहा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग,
यानी किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हमको इसी के बारे में विस्तार से पढ़ना है, गोलीय दर्पण के बारे में। अब आते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण को हम जानते हैं कि जिस गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह धसी हो, परावर्तक सतह धसी रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस देख रहे हैं कि ये हो गया दर्पण, तो ये जो है परावर्तक सतह धसा हुआ है क्योंकि परावर्तक सतह ये हुआ और रंजित हुआ, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहेंगे। अब इसके अगले पार्ट को जब आते हैं तो उत्तल दर्पण, तो कहा वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे अब देख रहे हैं किसी खोखले गोले का भाग है और जिसको परावर्तक सतह है आगे एक धसल है और उभरा हुआ है, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। अब इससे अगले पार्ट में आते हैं कि इनके कुछ पद को जान लेते हैं, यानी गोलीय दर्पण के पद को। तो कहा वो कि गोलीय दर्पण के पहला जो पद आता है, हम वक्रता केंद्र को ले लिए कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि यह मान लीजिए कि एक गोला है और इसका जो केंद्र हुआ ना, इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से इंडिकेट करते हैं, देखा ये दिखाएं तो यह सी से इंडिकेट करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल का पीछे होता है। जैसे अगर कीजिए, अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र है और उत्तल का है क्या, पीछे, क्योंकि सामने तो इस साइड हुआ तो पीछे है। अब इससे आगे आते हैं तो अब आया चले कि ये जो दर्पण हुआ तो इसको जो है ना हम लोग इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, और ये दर्पण हो गया मान लीजिए इस प्रकार से। तो वक्रता केंद्र की हो सकता है कि इस प्रकार से ना गोल हो, अब गोलीय दर्पण के ध्रुव को जानते हैं। तो कहा वो के गोलीय दर्पण और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं। जैसे दर्पण हो गया मान लीजिए, तो मध्य बिंदु है, यह कहलाएगा ध्रुव, जिसको हम P से सूचित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब इसके जब अगले पार्ट पर आते हैं तो हम और कुछ दर्पण के मुख्य भाग को जानते हैं। तो यहां का मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष जो हमें बताया कि जो
ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो मिलाती रेखा है, जो मिलाने वाली रेखा है ना, उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इस देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे आप इसको गौर कीजिए कि यह एक दर्पण है और ये हो गया उसका ध्रुव और यह हो गया वक्रता केंद्र। अब इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इसकी मिलाया रेखा, तो इस रेखा को ही कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब रहा वो वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे अब ये बताएं कि यह जो हुआ इसको वक्रता त्रिज्या भी कह सकते इस दूरी को। अब रहा इससे अगला पार्ट, यहां अब रहा देखिए उसी चीज को हम बताने प्रयास किए कि इसमें जो है यह हो गया प्रधान अक्ष, यानी पी एक्स जो है इससे प्रधान अक्ष है, और पीसी है वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर से सूचित करते हैं, और यह एम एम डैश हो गया द्वारा इसका चर्चा कर लेते हैं। यह छूट गया था के द्वारा, दर्पण की चौड़ाई को ही द्वारक कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। तो हम जान गए इस, अब अगले पार्ट आते हैं कि मुख्य फोकस। गौर कीजिएगा कि मुख्य फोकस जो है का मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर करती या करती हुई मालूम पड़ती है, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर करती है या करते मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। गौर कीजिए, जैसे अब अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आई, दर्पण से परावर्तन के बाद यह गुजरा, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटा यह हो गया मुख्य फोकस। और यह हो गया सेम चीज अवतल यानी उत्तल दर्पण में कि आया इन्हें भाग गया, हम कल्पना की अगर इन्हें जाता तो यहां करता, इसीलिए इसको काल्पनिक मुख्य फोकस। और इसको एक और भाग लेते हैं, थोड़ा आ जाते हैं, तो मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, यानी मुख्य फोकस है उसको एफ यानी कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। अब रहा वो के फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी जो ध्रुव हो गया यह और मुख्य फोकस इसके बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो हम इसके जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उनमें हम बात करेंगे मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध पर। धन्यवाद, आप लोग अंत जुड़े रहें और अगर आप लोग पसंद आता है तो आगे भी शेयर करें।